हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में। और आज हम 11th क्लास की एनसीईआरटी का जो 9th चैप्टर है उसके लास्ट पार्ट पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको पार्ट 3 दिख रहा होगा, इसको पार्ट हम 4 देंगे। 4th पार्ट पर कुछ छोटा सा एरिया बच गया था जिसको हम इस क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो एक शॉर्ट स्वीट सी क्लास आपके लिए रहेगी। जो दोस्त नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, मेरा नाम ललित यादव है। मैंने डबल एमए किया है, बीएड किया है, एमफिल की है, पीएचडी की है, नेट क्वालिफाइड है। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। मेरा खुद का एनजीओ है ललित यादव की पाठशाला, जिसमें हम कुछ लोगों की हेल्प करते हैं। आप ज़रूर सर्च कर सकते हैं कि कैसे हम स्लम के बच्चों की पिछले काफ़ी टाइम से मैं हेल्प करता हूँ और उसमें क्या चेंजेस आए हैं। 4 बुक्स अभी तक मेरी पब्लिश हो चुकी हैं और पिछले 4 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ललित यादव की पाठशाला, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। यहाँ से आपको सारी पीडीएफ जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अनअकैडमी पर अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। वहाँ पर लाइव क्लास में आपको अपने एजुकेटर से कोई भी डाउट पूछने का मौका मिलता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस मिलती हैं। ऑल इंडिया लेवल पर लाइव टेस्ट होते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस वहाँ पर मिल जाती हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स सभी वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, मैं भी वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। हम सभी की क्लासेस एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको मिल जाएंगी। करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, यूपीएससी सीएससी का गोल सेलेक्ट करना है और गेट सब्सक्रिप्शन पर टच करके आगे चलना है। और यहाँ पर आपको फिर प्लस और आइकॉनिक कोर्स मिलेंगे। प्लस और आइकॉनिक में कुछ चीज़ें एक जैसी हैं, जैसे सारी क्लासेस वही रहेंगी, टीचर्स वही रहेंगे, शेड्यूल वही रहेगा, स्ट्रक्चर वही रहेगा, अनलिमिटेड टेस्ट वही सब मिलेगा, नोट्स सब वही रहेंगे। बस यहाँ पर आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच जो है वो एक्स्ट्रा मिलता है, जो आपको पर्सनली केवल आपको ही मेंटर करता है। इसके साथ साथ मेंस की आंसर राइटिंग भी आपको मिलती है, जिससे आपका मेंस में अच्छा स्कोर आने की संभावना रहती है। ये कोर्सेज हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल का से मिनिमम कोर्स आप मत लेना। 1 साल से कम का कोर्स कोई भी लोगे तो वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी केवल रिवीजन करने भी जाओगे, अच्छे से अपडेट भी रहना चाहोगे तो भी 1 साल का समय चलता है, वो प्रोसेस होती है। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप 2 या 3 साल का कोर्स लीजिएगा। इसमें डिस्काउंट दिलवा देंगे हम आपको। डिस्काउंट आपको हो जाएगा अगर आप ये रेफरल कोड अप्लाई करते हैं LYLIVE, इसको अप्लाई करेंगे तो फीस में 10% डिस्काउंट हो जाएगा। और डिस्काउंट के बाद प्लस की फीस आपकी इतनी रहेगी, 1 साल की 44,550, 2 साल की 64,800, 3 साल की 81,000। रेफरल कोड याद रखना है LYLIVE, ये अप्लाई करना है। ऐसे ही आइकॉनिक में भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप ये रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं LYLIVE, इसको अप्लाई करेंगे 10% डिस्काउंट तो होगा ही होगा। साथ में मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, मैं बहुत अच्छे से आपको एग्जाम पास होने तक आपको मेंटर करता रहूँगा। ये फीस आपकी रहेगी आइकॉनिक की फीस में डिस्काउंट के बाद, ये रेफरल कोड लगाने के बाद, LY लाइव के बाद। पेमेंट आप जरूरी नहीं है इकट्ठा भी करें। अगर आपके पास एक साथ पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या बजाज फाइनेंस के कार्ड के माध्यम से EMI में भी पेमेंट आप कर सकते हैं मंथली। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। वहाँ पर सारे सब्सक्रिप्शन से संबंधित डिटेल्स और मेरी मैनेजर की डिटेल आपको मिल जाएंगी। वो आपको बहुत डिटेल में सारी की सारी चीज़ें समझा देंगे, आपकी हेल्प करेंगे सब्सक्रिप्शन लेने में। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अगर आप इस रेफरल कोड से लेते हैं तो आपको मेरा पर्सनल डिटेल भी दे दी जाएंगी और आप मेरे साथ डायरेक्ट पर्सनली जुड़ेंगे और मैं आपको पर्सनली मेंटर गाइड करता चलूँगा। केवल ऑप्शनल का कोर्स अगर आप चाहते हैं तो केवल ऑप्शनल का कोर्स भी अवेलेबल है। उसमें भी आप 1 साल, 2 साल या 3 साल के कोर्स के लिए ही जाना, उससे कम की अवधि का मत लेना। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का हमारी तरफ से, और वो है LYLIVE। इस रेफरल कोड को अप्लाई करेंगे तो 10% डिस्काउंट यहाँ पर भी है। तो 10% डिस्काउंट से बहुत कम फीस आपकी हो जाएगी ऑप्शनल की। रेफरल कोड याद रखना है LYLIVE, ये आपकी सफलता का रेफरल कोड है। इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारी एनर्जी के साथ पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। हम आपसे जुड़ेंगे, हम मेंटर करेंगे, हम आपको आगे तक लेकर के चलेंगे और बहुत ईमानदारी से, डेडिकेशन से मेहनत करते हैं, आपसे भी मेहनत करवा देंगे। सभी टीचर्स की क्लासेस मिलेंगी, सभी टीचर्स के नोट्स मिलेंगे, सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मैं आपको मेहनत करवा दूंगा अपने साथ मिल करके। हम दोनों मिल करके एग्जाम पास करने की उस कगार पर पहुंच जाएंगे। तो वो एफर्ट रहेगा, उसके लिए आपको ये रेफरल कोड डालना पड़ेगा LY लाइव, फीस में डिस्काउंट के लिए। एक साथ भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप, ऑप्शनल और GS दोनों, तो उसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, 15%, 20%, 25%। लेकिन उसके लिए एडमिशन का एक लिंक है, वो लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर किया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल पर वो लिंक से ओपन करेंगे तो आपको कंबाइंड कोर्स का भी
ऑप्शन मिल जाएगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी रेफरल कोड LY लाइव ही अप्लाई कीजिएगा। अनअकैडमी पर हर 15 दिन में, यानी कि एक संडे छोड़ करके अगले संडे एक बैटल होती है ऑनलाइन, जिसमें क्विज टाइप में आपसे सवाल पूछे जाते हैं 45 मिनट में 60 सवाल, और उसमें बहुत सारे प्राइजेस जीतने का आपके पास मौका है। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है। फ्री एंट्री के लिए आपको ये रेफरल कोड जरूर डालना पड़ेगा, LYLIVE, इसको डालना, फ्री एंट्री मिल जाएगी। और अगर आप टॉप 3 अगर आप जीत जाते हैं तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल सकता है, या लगभग 20,000 के करीब, जितने की 3 महीने की फीस है उतने का आपको अमेजोन का वाउचर मिल सकता है। शॉपिंग कर सकते हैं, जो चाहे दिल चाहे खरीद सकते हैं। अगर रैंक 4 से 150 तक आए तो आपको 1,000 रुपये का वाउचर मिलेगा अमेजोन का, वहां से भी खरीदारी कर सकते हैं अपने लिए। इसके लिए लेकिन रेफरल कोड जरूर ध्यान रखिएगा, LY लाइव आपको डालना है। 2021 की तैयारी कर रहे हैं, केवल 6 महीने बच गए हैं, तो आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने स्पेशल बैच लॉन्च कर दिए हैं 2021 के प्रीलिम्स के लिए। हिंदी, बाइलिंगुअल, इंग्लिश तीनों में हर हफ्ते एक नया बैच आता है, तो आप उसके लिए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, देरी मत कीजिए। अगर 2021 के लिए जा रहे हैं तो केवल प्रीलिम्स का बैच भी सेपरेटली चला दिया गया है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 1 साल वाला बैच ज्वाइन करें, क्योंकि इतना प्रोसेस हो जाता है। प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस भी देना है, मेंस के बाद इंटरव्यू भी देना, तो 1 साल का प्रोसेस हो जाएगा। तो 1 साल या 2 साल के कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा, कोशिश करना है 1 साल और 2 साल के। नए बैच शुरू हो रहे हैं हर हफ्ते, ध्यान रखना, हर हफ्ते 1 साल, 2 साल और 3 साल के बैच स्टार्ट होंगे, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, बाइलिंगुअल में भी। तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। पुरानी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, आगे वाली क्लासेस भी आपको मिलेंगी जब भी आप ज्वाइन करेंगे, और बिल्कुल बेसिक से क्लासेस मिलेगी। रेफरल कोड लेकिन भूलना नहीं है, रेफरल कोड डालना है LYLIVE, इस रेफरल कोड को डालना है। आइकॉनिक कोर्स की फीस बढ़ने वाली है, तो अगर आइकॉनिक कोर्स लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिएगा। ये मेरे कोर्सेज हैं अनअकैडमी पर जो मैं पढ़ाता हूँ, 3 ऑप्शनल, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशलॉजी। इनसे GS का एक बहुत बड़ा एरिया कवर यहाँ से हो जाता है। ये रेफरल कोड याद रखना है, LY लाइव, फीस में 10% डिस्काउंट हो जाएगा। अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, फ्री क्लासेस होती हैं, एक तरीके से डेमो टाइप से समझ सकते हैं। वहाँ पर मैंने M लक्ष्मीकांत के MCQ और कंटेंट दोनों पढ़ाया हुआ है, आप जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। इस रेफरल कोड से ज्वाइन करेंगे, फ्री है, वो फ्री में मिल जाएंगी। LYLIV, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी वहाँ से आपको मिलेगी। तो वो सारी की सारी, इसके लिए रेफरल कोड को याद रखना है, क्योंकि आपको अगर मैं हम सफ़र चाहिए, मेरे साथ आपको अपनी जर्नी काटनी है मोटिवेशन के साथ, तो ये रेफरल कोड जरूर याद रखना, इसको अप्लाई करना, डिस्काउंट भी मिलेगा, हम भी मिलेंगे साथ में, और हम दोनों मिलकर के उस एग्जाम की जर्नी को पास करेंगे। हमारे पर्सनल नंबर के थ्रू डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट रहोगे आप। इसके साथ साथ अगर आपको कोई PDF चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, क्लास का लिंक चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, तो ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, मेरी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, सारे PDF यहाँ पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को भूलना नहीं है, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हाउस द जोश, कैसा है जोश? तो आजकल कुछ धड़ाधड़ बहुत सारी क्लासेस आ रही हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि सारे टाइम ललित सर क्लास पे क्लास लिए जा रहे हैं, तो आप सभी के लिए एक एफर्ट ले रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा अच्छे से तैयारी कर पाएँ। अभी थोड़े दिन पहले ही अभी आप देख रहे होंगे कि 30-30 घंटे की महा मैराथन क्लासेस भी हुई हैं, मेगा मैराथन क्लासेस भी हुई हैं, और उसमें NCERT कंप्लीट कराई, उसी में इंटरनल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट भी कंप्लीट कराया। अब ऐसे ही इंटरनेशनल रिलेशन भी जो है आप देखोगे, उसकी भी हो सकता है कि ये वीडियो जब तक आप देख रहे हो तब तक इंटरनेशनल रिलेशंस की भी मैराथन क्लास आ गई हो 25 घंटे की। ऐसे ही M लक्ष्मीकांत की भी 27 से 28 घंटे की मेगा मैराथन्स आएंगी, आती रहेंगी। तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना ललित यादव मेगा मैराथन, बस उससे सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, वो देख लेना है, बहुत बेनिफिशियल है, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ करके, बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपकी। PDF के लिए इस टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट करना, ठीक है। चलिए जी, तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था संविधान का संशोधन कैसे होता है, और संविधान के संशोधन में कौन कौन से अंग क्या क्या भूमिका निभाते हैं, और संविधान के संशोधन के तरीके क्या हैं, कि सामान्य तरीके से कैसे होता है, विशेष बहुमत से कैसे होता है, राज्यों की भागीदारी कैसे होती है, क्या क्या समस्याएं होती हैं, जरूरत क्या थी संविधान संशोधन करने की, और उससे क्या क्या बदलाव आते हैं। अब आगे जानेंगे हम न्यायपालिका का योगदान, बेसिकली कि संविधान के बदलने में, संविधान को जीवंत बनाए रखने में, जीवित बनाए रखने में न्यायपालिका का क्या योगदान है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। न्यायपालिका तथा संसद के विवाद के दौरान संसद का मानना था कि
कि उसके पास गरीब, पिछड़े तथा असहाय लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए कानून बनाने यानी कि संशोधन करने की शक्ति मौजूद है। और न्यायपालिका इस बात पर जोर दिया न्यायपालिका ने कि ये सब कार्यकलाप संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत किए जाने चाहिए और जनहित के उपाय विधिक सीमाओं के बाहर नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक बार कानून की सीमाओं से बाहर जाने की छूट मिलने पर सत्ताधारी उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बताया गया था, जो आपने पुरानी क्लासेस में भी डिस्कशन देखा, 1960s और 70s में जो विवाद था न्यायपालिका और विधायिका का। विधायिका यानी कि पार्लियामेंट यानी कि संसद ये कहता है कि हमारे पास अधिकार है लोगों के भलाई के लिए कानून बनाने का, और उसमें संशोधन करने का भी उनकी शक्ति आती है। अब न्यायपालिका कहती है कि कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपके पास अधिकार है, बिल्कुल सही है, लोगों की भलाई करने का काम भी आपका ही है, क्योंकि लोगों ने ही आपको चुन करके भेजा है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन आप जनहित के नाम पर कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो संविधान की सीमाओं को लांघ जाए, संविधान के दायरे से बाहर चला जाए। क्योंकि एक बार अगर संविधान के दायरे को बाहर करके, लांघ करके काम करने की छूट दे दी, तो सत्ताधारी दल जो है वो तानाशाह हो जाएगा, डिक्टेटर होने की बड़ी संभावना रहेगी, और वो बेहतर तरीके से काम करने का जो उसका लक्ष्य था जनहित का, उससे भटक करके वो स्वहित, निजी हित की तरफ चला जाएगा। और इस तरीके की परिस्थितियां आपने 1975 के आपातकाल के दौरान देखी भी भारत में। तो न्यायपालिका बेसिकली उनको ये कहती थी कि आप कुछ भी काम करो, लेकिन आपके काम के ऊपर नजर रखने के लिए हम हैं। किसी भी काम को आपको संविधान की सीमाओं के दायरे से बाहर जाकर के करने की छूट नहीं दी जाएगी। क्यों, उसको भी समझेंगे कि प्रजातंत्र में जितना महत्व जन कल्याण को दिया जाता है, उतना ही ध्यान इस बात पर भी देना पड़ता है कि सत्ता का दुरुपयोग न होने पाए। क्योंकि हो सकता है कि जनता के कल्याण के नाम पर, जन कल्याण के नाम पर एक पार्टी सत्ता में आ गई और उस पार्टी ने जन कल्याण अच्छा किया, उसके बाद उसके मन में सत्ता का लालच आ गया और उसने कानून में इस तरीके से बदलाव करना शुरू कर दिया कि लंबे समय तक वही सत्ता में बनी रहे। जब ये प्रवृत्ति आने की बड़ी संभावना रहती है, आमतौर पर कोई भी सत्ता छोड़ना नहीं चाहेगा, तो जब ये प्रवृत्ति आने की संभावना रहती है तो हो सकता है कि वो संविधान में ऐसे भी बदलाव कर दे जो कि संवैधानिक ना हो, संविधान के दायरे से बाहर जाते हों। तो इसीलिए ये जरूर ध्यान देना पड़ता है कि सत्ता जो है वो अपनी पावर जो है उनके पास, उसका दुरुपयोग ना कर पाए कोई भी सरकार हो। और उसको दुरुपयोग से रोकने के लिए क्या है, भारत के संविधान में एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं चेक एंड बैलेंस, अवरोध और संतुलन। सरकार के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, और तीनों एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, तीनों एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, तीनों ही एक दूसरे को अपने दायरे से बाहर जाकर के काम करने से रोकते हैं, यानी कि तीनों ही एक दूसरे के ऊपर सीमाएं लगाते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे कि कोई भी अंग अपने दायरे से बाहर जाकर के बहुत अधिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता है। और इसी का फायदा ये होता है कि हम एक बेहतर समाज में, एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं, बहुत सारे मौलिक अधिकारों के साथ और जन कल्याण में वृद्धि, बढ़ोतरी के साथ साथ। संविधान में इन सभी तनावों को सुलझाने के कई सारी बातें इसमें लिखी गई है। ठीक है, अब ये मामला जो चेक एंड बैलेंस वाला जो मामला था, संसद के ऊपर सीमाएं आरोपित करने वाला जो मामला था, वो केशवानंद भारती मामले में आया। अब न्यायपालिका ने केशवानंद के मामले में संविधान की भाषा पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा के आधार पर निर्णय दिया। यानी कि संविधान में जो भाषा लिखी हुई उसको नहीं, उन्होंने कहा कि संविधान की भाषा के पीछे जो मूलभूत तत्व था, जो हमारे संविधान निर्माता जो मौलिक विजन लेकर के जिन्होंने वो संविधान बनाया, उसके आधार पर उन्होंने तर्क दिया, उसके आधार पर संविधान का मूल ढांचा जो है वो प्रस्तुत किया गया। पुरानी क्लासेस अगर आपने देखी है तो आप समझ ही गए होंगे कि हम मूल ढांचे की बात, किस मूल ढांचे की बात कर रहे हैं। आप सबको पता है कि जो न्यायपालिका और विधायिका का विवाद चल रहा था, उस विवाद में संविधान में संशोधन करता संसद और वो न्यायपालिका की शक्ति को कम करने की कोशिश करता, तो न्यायपालिका उस संविधान संशोधन के उस प्रावधान को निरस्त घोषित कर देते और सरकार के ऊपर सीमाएं लगा देते, बोलते क्या कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो दोनों के बीच में एक बड़ी टकराव चल रहा था। ऐसे में 24 अप्रैल 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला, एक केस का उन्होंने जजमेंट दिया, निर्णय सुनाया केशवानंद भारती केस में। और उस समय उन्होंने कहा कि भारत की संसद
संविधान के किसी भी भाग में कहीं पर भी संशोधन कर सकती है, बदलाव कर सकती है, कुछ भी चीज़ों को हटा सकती है, चाहे वो मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो। लेकिन कोई भी बदलाव ऐसा नहीं हो सकता जो कि संविधान की मूल जो भावना है, जो मूल ढांचा है, जो उसकी बेस है, जो उसकी जड़ें हैं, उसको नुकसान पहुंचाता हो, उसको हटाता हो। क्योंकि अगर नींव को ही हिला दोगे तो भवन तो गिर जाएगा, भवन तो मजबूत बनेगा ही नहीं। नींव मजबूत होनी चाहिए, नींव के ऊपर खतरा नहीं आना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया, संविधान के मूल ढांचे का जो है वो यहां से उत्पत्ति आपको देखने को मिलती है। तो उस मामले में जो निर्णय दिया गया था वो न्यायपालिका ने कहा था कि हम संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाते समय इसके पीछे अपना जो विजन रखा, यानी कि जो आत्मा है इन बात संविधान की, उस आत्मा के आधार पर निर्णय दिया है। और संविधान की आत्मा ये कहती है कि समय के साथ बदलाव करो, लेकिन ऐसा बदलाव ना करो जिससे कि सत्ता का दुरुपयोग हो जाए, जिससे कि संविधान पूरा ही पलट जाए, बदल जाए, उन चीजों का कोई महत्व ही ना रहे और सरकार गलत तरीके से तानाशाही प्रवृत्ति की हो जाए। संविधान पढ़ने पर आपको संविधान के मूल ढांचे के बारे में कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलेगा। यहां से सवाल बहुत आते हैं, ध्यान रखना, बेसिक स्ट्रक्चर से मेंस में भी सवाल आते हैं, प्रीलिम्स में भी सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आएंगे और लिखित टाइप के एग्जाम्स हैं उसमें भी सवाल जो है आते हैं। अब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे संविधान के बारे में जो आपको संविधान में इनडायरेक्टली मिलेंगी या मिलेंगी ही नहीं, लेकिन जुड़ी हुई संविधान के साथ है, और इनको लेकर के बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल आ जाएगा, सवाल देंगे कि निम्नांकित में से कौन सी व्यवस्था या कौन से शब्द आप भारतीय संविधान में समाहित नहीं है, कौन से शब्द भारत के संविधान में समाहित नहीं है, यानी कि भारत के संविधान में आपको देखने को नहीं मिलते। और आपको विकल्प दे दिया जाएगा, 1 कोलेजियम, 2 बजट, 3 संविधान का मूल ढांचा, 4 अल्पसंख्यकों की स्पष्ट परिभाषा। और आपको कहेंगे कि सही कथन चुनिए और आपके विकल्प रहेंगे, ए 1 और 2 सही, बी 2 और 3 सही, सी 1 2 3 सही और डी 1 2 3 4 सही। इस तरीके के सवाल आते हैं। केवल यूपीएससी ही नहीं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं ऐसे सवाल बन जाते हैं। कई बार डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। तो आप में से अगर जो समझदार बच्चे हैं जिन्होंने मेरी पुरानी सारी क्लासेस देखी होंगी पॉलिटी की, तो आपको पता होगा कि चारों के चारों विकल्प जो हैं सही हैं, चारों के चारों वर्ड संविधान में नहीं है। बजट संविधान में नहीं है, बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द को प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 112 में आप देखेंगे संविधान का मूल ढांचा एक न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर दी गई एक कॉन्सेप्ट है, एक सिद्धांत है जो संविधान में देखने को नहीं मिलता। अल्पसंख्यकों का शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन स्पष्ट परिभाषा उसकी नहीं दी गई है संविधान में अल्पसंख्यकों की, माइनॉरिटीज की। ऐसे ही कोलेजियम प्रणाली, न्यायाधीशों की नियुक्ति और ट्रांसफर से संबंधित मामले, वो संविधान में देखने को नहीं मिलते। तो ये तीनों चारों ही चीजें नहीं मिलती हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में इसी तरीके से सवाल जो है वो आपको मिलेगा। तो मूल ढांचे का वर्णन जो है आप संविधान उठाएंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें आपको देखने को कहीं पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बिना संविधान का काम नहीं चलता है। संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है मूल ढांचे का सिद्धांत, क्योंकि अगर वो नहीं होता मूल ढांचे का सिद्धांत तो संसद संविधान में जैसे चाहे अपनी मनमर्जी से बदलाव कर देती। 1975 के आपातकाल जो हुआ, वैसे आपातकाल हर 2-3 साल में लगते रहते। हर सरकार अपने आप को ही तानाशाह घोषित करके नागरिकों के अधिकारों को एकदम बिल्कुल समाप्त कर देती। लेकिन क्योंकि वो मूल ढांचे का सिद्धांत है जो न्यायपालिका ने केशवानंद भारती केस से प्रतिपादित किया, उसके कारण आप देखोगे आज भी हमारे संविधान जो है वो एक बेहतर दस्तावेज ना केवल बनकर के रहा है, बल्कि दिन प्रतिदिन और बेहतरीन होता चला जा रहा है, क्योंकि उस मूल ढांचे के सिद्धांत ने लचीलेपन और कठोरता के समन्वय पर बल दिया। यानी कि मजबूत जो जरूरी चीजें हैं उसमें बदलाव नहीं, लेकिन जो समय के अनुसार जरूरी है उन चीजों में बदलाव भी किया जा सकता है। और ये सब कुछ संभव हो पाया न्यायपालिका के कारण। तो इसीलिए हम देखते हैं कि संविधान को जीवंत बनाने में न्यायपालिका का बड़ा योगदान है। आपसे एक क्वेश्चन है, ये मेंस में पूछ लिया जा सकता है रिटर्न एग्जाम में, कि भारत के संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। संविधान को जीवंत बनाने के पीछे कौन कौन से प्रमुख
संस्थाएं या कारक हैं या अंतर्निहित हैं, तर्क वितर्क करें या आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। या एक और सवाल बना देंगे कि संविधान को जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें समय के अनुसार संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है, और संशोधन करने का काम, परिवर्तन करने का काम संसद का होता है। ऐसे में न्यायपालिका ने संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाने में किस प्रकार की अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, व्याख्या करें या प्रकाश डालें। यह आपसे एक सवाल यहां पर बन सकता है। तो इसमें न्यायपालिका के बारे में यही सारे केसेस बता देना है। इन केसेस के साथ साथ आर्टिकल 21 के बारे में बता देना है, अनुच्छेद 21 यहां पर देखना, आर्टिकल 21, और इसके अंतर्गत न्यायपालिका ने समय समय पर संविधान की व्याख्या करते हुए, इंटरप्रिटेशन करते हुए बहुत सारे मौलिक अधिकार डाल दिए, जिसके लिए संविधान में संशोधन करने की ही आवश्यकता नहीं पड़ी। आपका जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही रोजगार को भी ला दिया, स्वच्छ पेयजल को भी ला दिया, स्वच्छ पर्यावरण को भी ला दिया, स्वच्छ हवा को ला दिया, स्वास्थ्य को ले आए ना, सभी चीज़ों को उसके अंदर इंक्लूड करते चले गए। तो जो केवल पहले मूल संविधान में केवल इक्का दुक्का राइट्स थे, अधिकार थे अनुच्छेद 21 में, अब आपके पास 30 से भी ज़्यादा मौलिक अधिकार हो गए अनुच्छेद 21 के अंदर ही हर चीज़ के लिए। और वो कहाँ से आया? न्यायपालिका की व्याख्याओं से आया। तो इसका मतलब संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाए रखने में न्यायपालिका ने बहुत भूमिका यहां पर निभाई। तो इस प्रकार मूल संरचना जो है वो न्यायपालिका द्वारा स्वयं विकसित की गई अवधारणा है, संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो। अब न्यायपालिका ने इस अवधारणा को कैसे विकसित किया, तो ये सब आप पढ़ ही चुके हैं, तो उसको यहां पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पुरानी क्लासेस में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे अलग अलग मामलों में न्यायपालिका और विधायिका के बीच में विवाद हुआ। शंकरी प्रसाद वाले केस से चीज़ें प्रारंभ हुई, फिर गोलकनाथ, और गोलकनाथ से होते होते फिर केशवानंद भारती केस में आकर के ये बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया। फिर मिनर्वा मिल्स मामले में इसकी बहुत अच्छे से पुष्टि भी की गई। तो ये 3-4 मामले हैं, इनको हम पुरानी क्लासेस में पढ़ा चुके हैं, और एम लक्ष्मीकांत में भी मैं कवर करवा चुका हूँ, तो आप उसमें जरूर देख लेना। इसमें यहाँ पर उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ये रिपीटेशन हो जाएगा, तो ये चीज़ें स्किप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक। और जानने की जरूरत ये है कि ये जो अवधारणा जो विकसित हुई, इसको पिछले 3 दशकों के दौरान अन्य संस्थाओं ने किस प्रकार अपनाया है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर जो सिद्धांत जो दिया कोर्ट ने, क्या इसको भारत में स्वीकार किया गया और किस तरीके से स्वीकार किया गया? यहीं आकर हमें शब्द और भावना के बीच का अंतर पता चलता है। न्यायालय का यह मानना है कि किसी दस्तावेज को पढ़ते समय हमें उसके निहितार्थ पर ध्यान देना चाहिए, और कानून की भाषा की अपेक्षा उस कानून या दस्तावेज के पीछे काम करने वाली सामाजिक परिस्थितियां तथा अपेक्षाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि इसके बिना संविधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और ये सारी चीजें इसलिए बताइए क्योंकि संविधान में मूल ढांचे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन न्यायपालिका ने कहा कि हमें शब्दों पर नहीं जाना है, हमें वर्ड्स पर नहीं जाना, हमें ये नहीं देखना कि क्या लिखा हुआ है, हमें वो उसके साथ साथ उसकी मूल भावना को देखना है कि भाई वो चाहता क्या है, उसके पीछे, उसको बनाने के पीछे मूल भावना अंतर्निहित थी, वो क्या थी, है ना। ये एक तरीके से वो बात हो गई कि 2 लोग हैं, 2 व्यक्ति हैं, प्रेम में हैं। हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है वो प्रेम ना करता हो, ठीक, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो है वो काफी अमीर है और काफी पैसे वाले हैं, मान लेते हैं, तो उसके पैसे के लालच में उसको प्रेम का ढोंग करता हूं, और फिर उसके सामने जाकर के प्रपोजल रखता हूं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, हमसे विवाह कर लीजिए। तो ऐसे में सामने वाला जो व्यक्ति है उसको, उसके केवल सामने उसने जो प्रपोजल दिया, जो बात बोली, केवल वही चीज नहीं देखनी चाहिए, उसको उसके पीछे की मूल भावना भी देखनी पर चाहिए कि भाई क्या सच में ही प्रेम करते हैं, क्या सच में हमारे लिए आए, क्या मैं अगर गरीब हो गई या गरीब हो गया, या अगर मैं उतना सुंदर नहीं रहा या सुंदर नहीं रही, तो क्या तब भी ये उतना प्रेम करेंगे? क्या उस खतरनाक सिचुएशन में भी मेरे साथ रहेगा, या केवल मेरी सुंदरता, मेरे पैसे, मेरे रुतबे के चक्कर में ये इस तरीके के प्रपोजल दे रहा है या दे रही है? तो मूल भावना जानने की जरूरत है ना। तो उस मूल भावना को जानोगे तब आप बेहतर तरीके से निर्णय भी ले पाओगे और बेहतर तरीके से काम भी कर पाओगे, है ना। प्रेम का नाम लेते ही आप सब लोग
प्रेममयी हो जाते हो, आनंदमय हो जाते हो, तुरंत प्रपोजल कमेंट बॉक्स में डालने लग जाते हो कि हमारी तरफ से फलाना फलाना फलाना, है ना, सभी स्वप्न लोक में चले जाते हैं। लेकिन न्यायपालिका का कहने का मतलब यही था कि मूल भावना को समझना है। जो चीजें लिखी हुई हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसकी वास्तविक चीजें क्या है वो समझना है। और वो चीज संविधान का मूल ढांचा उसकी व्याख्या करता है। संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो संविधान की मूल भावना को दिखाता है, संविधान के अंदर की आत्मा जो है, जो वास्तविकता है उसको दिखाता है। और वो ये बताता है कि जो समय और परिस्थितियों के अनुसार कुछ चीजें जरूरी हैं उसको बदल दिया जाए, लेकिन जो संविधान की नींव है, जिसके ऊपर संविधान टिका हुआ है, खड़ा हुआ है मजबूती से, उस नींव को नहीं हिलाया जाए, उसमें परिवर्तन ना किया जाए। हाँ, उसको और मजबूत करना चाहते हो तो मजबूत कर सकते हो उस नींव को, लेकिन उस नींव को कमजोर करने की कोशिश नहीं की जाए। यह संविधान का मूल ढांचा यहां पर आपके सामने कहता है। ठीक है, अब जितने भी दोस्त हैं, आप अनअकैडमी का कोर्स कभी भी लें तो ये रेफरल कोड जरूर अप्लाई करना, LY लाइव, ये हमारा रेफरल कोड है। फीस में डिस्काउंट तो होगा ही इस रेफरल कोड से, LY लाइव से मैं भी आपको पर्सनली गाइड करता रहूंगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। वो जब आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर हमारी मैनेजर की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगी, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर PDF ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन ले लेंगे LY लाइव से तो आपको हमारी मैनेजर जो है वो आपको हमारी पर्सनल डिटेल, पर्सनल नंबर भी दे देंगे, तो अब हम डायरेक्ट कनेक्शन में रहेंगे और आपको पूरा अंत तक, एग्जाम पास होने तक हम गाइड करते चलेंगे। रेफरल कोड याद रखना है, LY लाइव भूलना नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, सर्च कर लेना अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, वो मिल जाएगा आपको। चलिए, अब बेसिक स्ट्रक्चर की टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, शंकरी प्रसाद केस 1951 से यहाँ पर मूल ढांचे वाला जो मामला है वो उसका मूल प्रारंभ जो माना जाता है वो 1951 में माना जाता है। फिर 1967 का गोलकनाथ केस, 1973 के केस में केशवानंद भारती के केस में मूल ढांचे को प्रतिपादित कर दिया जाता है, और मिनर्वा मिल केस 1980, इसमें उसकी पुष्टि अच्छे से कर दी जाती है। अब भारत के संविधान को जीवित दस्तावेज बनाने में केवल अगर बात करें तो न्यायपालिका का ही योगदान था या संसद का ही योगदान था, तो ऐसा नहीं है। राजनीतिज्ञों की परिपक्वता ने भी बहुत भूमिका निभाई, जो मैच्योरिटी जो है राजनीतिज्ञों की वो भी भूमिका निभाती है। कैसे, उसको समझ लेते हैं कि न्यायपालिका के बारे में की गई हमारी चर्चा से एक और तथ्य उजागर होता है कि 1967 से 1973 के दौरान पैदा हुए कटु विरोधाभासों के दौर में संसद तथा कार्यपालिका ने एक संतुलित तथा दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता को महसूस किया। केशवानंद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद न्यायालय द्वारा इस पर पुनर्विचार करने के प्रयास किए गए। जब ये सारे प्रयास विफल रहे तो 42वां संविधान संशोधन किया गया और संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। लेकिन मिनर्वा मिल प्रकरण 1980 में न्यायालय ने अपने पहले लिए गए निर्णय को पुनः दोहराया। ये सारी चीजें वो आपको ये बताती हैं। केवल ये पूरा का पूरा पैराग्राफ अगर आप देखोगे तो वो यही बोलता है कि 1960 और 70 के दशक में कार्यपालिका न्यायपालिका का जो विवाद था, उस विवाद में एक उसके समाधान की आवश्यकता थी, दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता थी, नहीं तो भारत का पूरा सिस्टम जो है वो बिगड़ जाता और व्यवस्था ढंग से नहीं चल पाती। तो जब वो केशवानंद भारती के मामले में जब न्यायपालिका ने एक समाधान प्रस्तुत किया, उस समाधान को तत्कालीन समय में सरकार ने स्वीकार नहीं किया था और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक बार फिर से कार्यपालिका और संसद की शक्ति को बढ़ाने और न्यायपालिका के इस अधिकार क्षेत्र को कम करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि थोड़ा राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा होता है कि इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है, केंद्र में मोरारजी देसाई की एक नई सरकार आती है, पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में, और वो 43वां और 44वां संविधान संशोधन करके पुराने सारे बदलावों को निरस्त कर देते हैं जो कि असंवैधानिक थे या गलत तरीके से थे। और उसके बाद 1980 में एक मिनर्वा मिल्स के केस में न्यायपालिका पुनः अपने मूल ढांचे के सिद्धांत को पुष्ट करती है और बताती है कि हाँ, ये मूल ढांचे का सिद्धांत है, और इसके बाद ये एक तरीके से स्थायी समाधान इसको मान लिया जाता है। ये आपको समझना है। अब केशवानंद मामले में निर्णय दिए जाने के 3 दशकों के बाद भी
संविधान की व्याख्या में इस निर्णय ने सर्वाधिक भूमिका अदा की। अब ये बुक पुरानी हो गई है, तो 3 दशक की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 5 दशक हो गए हैं केशवानंद भारती केस को समाप्त हुए। 1973 का केस था, तो आप आज के समय तक अगर आप उसका अंदाज़ा लगाओगे तो लगभग 47-48 साल आपके पास हो गए हैं। ठीक है, तो लगभग मान करके चल लीजिए 5 दशक में। तो पिछले 5 दशकों में जितने भी केस हुए, जितने भी मामले आए, जितना भी कानून बने, विधेयक बने, कार्यपालिका ने आदेश पारित किए, उन सभी को उस संविधान के मूल ढांचे की अंतर्गत परखा गया है और उसी के अनुसार ही सारी चीज़ों को आगे प्रक्रियाओं में लाया गया है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर अगर आप लें तो राजनीतिक, इसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 99वां संविधान संशोधन 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ, जिसमें न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात की गई थी, जो कि न्यायपालिका में, जुडिशरी में नियुक्ति में सरकार की भूमिका को बढ़ाता था, कार्यपालिका के हस्तक्षेप को बढ़ाता था, और जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया, जो कोलेजियम प्रणाली थी न्यायपालिका की, उस कोलेजियम की प्रणाली को समाप्त करता था। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उस संविधान संशोधन को ही अवैध घोषित कर दिया और जो न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया जा रहा था उसको भी निरस्त कर दिया और कहा कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि न्यायपालिका की शक्तियों के ऊपर सीमाएं नहीं लगा सकते, उसके दायरे को कम नहीं कर सकते, क्योंकि न्यायपालिका का दायरा और जो सीमाएं हैं वो संविधान के मूल ढांचे की उपज है, वो मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो आप ऐसा कोई बदलाव कर ही नहीं सकते जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करे। तो उन्होंने संविधान संशोधन को रद्द कर दिया। अब उसको रद्द करने से बाद आपको पता है कि सभी राजनीतिक दलों ने भी स्वीकार कर लिया, राजनेताओं ने भी स्वीकार कर लिया, संस्थाओं ने भी स्वीकार किया और न्यायपालिका ने भी उस मामले को स्वीकार किया। तो वो ये चीज भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में अब वैसी अकड़ वाली राजनीति नहीं रही जो 1970 के दशक के प्रारंभ में देखने को मिलता था कि न्यायपालिका ने कोई आदेश दिया तो सरकार ने कहा कि अच्छा, हमें आदेश दे रहे हैं, हम चुने हुए प्रतिनिधि, हम प्रधानमंत्री, हमसे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, रुको अभी बताते हैं, संविधान संशोधन करते हैं और संविधान संशोधन करके शक्ति के ऊपर कंट्रोल करने में लग जाते, आपस में टकराने लग जाते। अब राजनीतिज्ञों में वो परिपक्वता आ गई कि वो टकरा नहीं रहे एक दूसरे से, क्योंकि उनको सबको पता है राजनीतिज्ञों को कि न्यायपालिका से टकराने का कोई फायदा है नहीं, अपनी छवि ही धूमिल करेंगे। एक डायलॉग है ना, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो संविधान का मूल ढांचे वाला जो सिद्धांत है ना, वो इसी तरीके से काम करता है और वो यही कहता है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। फिर चाहे तुम कितने भी बड़े नेता हो, संविधान के मूल ढांचे से संबंधित बात आएगी तो पूरी दुनिया एक तरफ, संविधान का मूल ढांचा एक तरफ। राजनीतिज्ञ जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो ये बात समझ गए, एक मैच्योरिटी, एक परिपक्वता आ गई है। इसीलिए उन्होंने भी इस चीज को, इस मामले में उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। राजनीतिक दलों, राजनेताओं, सरकार तथा संसद ने भी मूल संरचना के संवेदनशील विचार को अब स्वीकृति प्रदान की उस समय, और अभी तो बिल्कुल अपने अंदर समाहित कर लिया। यद्यपि संविधान की समीक्षा की बात चलती रही, लेकिन यह प्रक्रिया संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत द्वारा निर्धारित सीमाओं के परे नहीं जा सकती। संविधान का निर्माण करते समय भारत के नेताओं और जनता के सामने एक साझे भविष्य की तस्वीर थी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि संविधान में आगे भी, जैसे अभी वर्तमान में भी सरकारें बात करती हैं, सरकार कई बार बोलती है कि संविधान के बहुत सारे उपबंध जो हैं पुराने हो गए हैं, उनको बदलने की आवश्यकता है। तो उन पुराने उपबंधों को बदला जा सकता है, लेकिन संविधान की जो मूल ढांचे की जो सिद्धांत जो है उसके खिलाफ जाकर के नहीं बदला जा सकता। आप वही चीज बदल सकते हो जो परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक है, गैर जरूरी है उनको हटा सकते हो, जो जरूरी है उनको जोड़ सकते हो, लेकिन संविधान के मूल ढांचे के ऊपर प्रभाव पड़ा तो वो नहीं होगा, वो नहीं माना जाएगा। जैसे न्यायपालिका की शक्ति कम करना, लोगों के मौलिक अधिकारों में कमी करना, केंद्र राज्य संबंधों में एक तरफा केंद्र की तरफ और अधिक शक्तियों का झुकाव करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, ये सारी चीजें नहीं की जा सकती। तो हमारे संविधान के जो निर्माता थे, उनका जो मूल भावना थी उनकी बनाते समय, संविधान संशोधन की जो आर्टिकल 368 उन्होंने संविधान में डाला, वो भी न्यायपालिका ने और राजनीतिज्ञों ने स्वीकार कर लिया, मान लिया कि हाँ, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को ऐसा बनाया है,
उनकी कुछ अपेक्षाएं थी, कुछ विजन था कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमेशा बनी रहें, और जिन चीज़ों की आवश्यकता है समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, तो उनमें बदलाव लाया जाए या नई चीज़ें जोड़ी जाएं और पुरानी चीज़ों को हटा दिया जाए, और एक जीवंत दस्तावेज के रूप में संविधान काम करता रहे। अब ये हमारे समझदार से बच्चे आ जाते हैं, थोड़े से खुश हैं। इससे पहले की क्लासेस में आपने जो पुरानी पिक्चर्स देखी उसमें थोड़े से नाराज से नज़र, कन्फ्यूज से नज़र आते थे, लेकिन अभी लगता है कि इनका कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर हो गया, तो बड़ी खुशी के साथ बोल रहे हैं कि बिल्कुल ठीक, अगर अधिकार ना हो और चुनाव न कराए जाएं तो संविधान का कोई खास मतलब नहीं रह जाता, और अगर जनता खुशहाल न हो तो अधिकार और चुनाव बेमानी हो जाते हैं। क्या संविधान की मूल भावना का अर्थ यही है? बिल्कुल दोस्त, यही है अर्थ। अब आप कहोगे यही अर्थ कैसे है, तो ये बच्चा भी समझ गया इस अर्थ, यही अर्थ, इसका मतलब यह है कि अगर संविधान की मूल ढांचे वाला सिद्धांत नहीं होता तो हो सकता है कि सरकार चुनाव ही ना करवाती, सरकार ऐसा संविधान संशोधन कर देती कि भाई अब जब तक है जान तब तक है सरकार। फिल्म में डायलॉग सुना है ना, तुम कब तक चाहोगे हमें, दूसरा कहता है जब तक है जान, जब तक है जान। तो सत्ता ऐसी ही है, पावर ऐसी ही होती है, हर कोई जब तक जीवित है वो पावर में रहना चाहता है। तो सरकार ऐसा संशोधन कर देती, संसद के माध्यम से संसद ऐसा संशोधन कर देता कि वर्तमान सरकार ही आने वाले 50-60 साल तक भारत में शासन करेंगे। तो चुनाव ही नहीं होता तो फिर वो तो डिक्टेटर हो गए, तानाशाह हो गए, तो जनता के प्रति क्या जिम्मेदार नहीं रहे, फिर सब अपनी मनमर्जी करते जैसे बाकी तानाशाह करते हैं। उत्तर कोरिया का उदाहरण आप सबके सामने है, किम जोंग, जानते ही हैं किस तरीके से है। पाकिस्तान का उदाहरण आपके सामने है, सैन्य शासन। चाइना का उदाहरण आप सबके सामने है। तो ऐसे में लोगों के पास अधिकार नहीं रहते हैं, मौलिक अधिकार कम हो जाते हैं, खुशहाल जनता नहीं रहती है, डर डर के रहना पड़ता है। तो ये संविधान का मूल ढांचा ही है जिसने आप सभी को अभी तक सुरक्षित बना करके रखा है। तो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है संविधान के मूल ढांचे को देखते हैं, और यही संविधान की मूल भावना है। बच्चे ने समझ लिया, आप लोग भी उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग भी समझदार हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। और आप समझते हैं तो आपको ये भी पता है कि अनअकैडमी का कोर्स जब ज्वाइन करना है तो एक अच्छा कोच, मेंटर, दोस्त होना जरूरी है। और वो अगर हमारे रूप में चाहिए तो आपको रेफरल कोड में LY लाइव भी अप्लाई करना है, LYLIVE, इसी को अप्लाई करना है। तो समझदारी से निर्णय लीजिएगा तो हम साथ में रहेंगे, ठीक है। LY लाइव रेफरल कोड यूज करके चलेंगे तो जर्नी अच्छी से कटेगी। ये पुराने समय की, उस समय की फोटो जब आप देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी क्रिस्टल क्लियर बना करके लाने की कोशिश की गई है। जवाहरलाल नेहरू और बाकी के सभी मेंबर्स, हमारे संसद की एक प्रक्रिया को दिखाया गया है, ठीक है, उसको देख लीजिए। अब नेहरू ने स्वतंत्रता के अवसर पर दिए गए प्रसिद्ध भाषण में इस सामूहिक स्वप्न को भाग्य के साथ करार बताया था। सेम वही चीज जब आजाद हुए तब जवाहरलाल नेहरू जो थे इन्हीं के भाषणों को प्रमुखता दी, क्योंकि यही हमारे उस समय भावी प्रधानमंत्री थे और अंतरिम प्रधानमंत्री भी थे। तो इन्होंने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें बताई और कहा कि हम सभी संविधान निर्माता जो थे उनका यही स्वप्न है कि भारत लगातार प्रगतिशील रहे, विकास करे, निरंतर आगे प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे, और उसमें संविधान का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। संविधान के दायरे में रहते हुए चीज़ें करें, और जो चीज़ें समय के अनुसार ज़रूरतमंद लगे तो उनको आप जोड़ लीजिएगा। हो सकता है कि अभी हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं जोड़ पाए हैं जो वर्तमान में हमारे ज़रूरत की ना हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमारे यहाँ से निकल गई हों, ध्यान से निकल गई हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी बन गई हों जिनकी आवश्यकता ना हो। तो ऐसे में अनुच्छेद 368 है, संविधान संशोधन करके आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। ये चीज़ें उन्होंने कही। अब संविधान सभा के सदस्य भी इस आदर्श अर्थात व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी, सामाजिक आर्थिक समानता, जनता की खुशहाली और राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते थे। यह आदर्श आज भी धूमिल नहीं पड़ा है। यही कारण है कि आधी सदी गुजर जाने के बाद भी लोग संविधान का सम्मान करते हैं और उसे महत्व देते हैं। जनता की चेतना को निर्देशित करने के वाले ये बुनियादी मूल्य आज भी उतने ही कारगर हैं। तो यही है, सेम चीज़ वो रिपीट हो रही है बार बार। इसमें यही बताया गया कि संविधान का महत्व क्या है। संविधान इतना महत्वपूर्ण है कि इसीलिए लोग आज भी उसको बहुत सम्मान देते हैं। आप देखोगे लोग पूजा करते हैं कई जगह संविधान की प्रति को लेकर के, इतना गहरा सम्मान है, क्योंकि संविधान ने ही आपको ये अधिकार दिलाए हैं। आपको ये अधिकार कहीं और से नहीं मिले, संविधान के कारण मिले हैं, किसी नेता ने नहीं दिए,
किसी सरकार ने नहीं दिए, संविधान ने दिए हैं। आप जो स्वतंत्र हैं, आप जो समान हैं, आप जो मस्त मौला अपनी जिंदगी जी रहे हैं अच्छे तरीके से, वो सब संविधान के कारण ही संभव हो पाया है। और वो इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि संविधान एक जीवित दस्तावेज है, जीवंत दस्तावेज है, लाइव, जिंदा है। क्यों? क्योंकि उसमें समय के साथ साथ कुछ चीजें बदलती रहती हैं, और कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं वो यथार्थ एज इट इज बनी रहती है, जैसे कि आपके मौलिक अधिकार, जैसे आपकी स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो उस समय विजन देखा था, जो चीजें उन्होंने समझी थी, वही चीजें आज के समय में भी लगातार बनी हुई है। तो ये कुछ लक्ष्मी नारायण साहू जी की स्टेटमेंट है, और उनकी स्टेटमेंट यहाँ पर क्लियरली बताता है। 17 नवंबर 1949 में संविधान सभा का जो वाद विवाद था, उन्होंने उसमें कहा था कि संविधान सभा में भी कई सदस्य ऐसे थे जो इस संविधान को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं मानते थे। यह संविधान जिन आदर्शों पर आधारित है उनका भारत की आत्मा से कोई संबंध नहीं है, और यह संविधान यहाँ की परिस्थितियों से कार्य नहीं कर पाएगा और लागू होने के कुछ समय बाद ही ठप हो जाएगा। जैसे कि आलोचना आज के समय में भी होती है भारत के संविधान की, और काफ़ी पश्चिमी विचारक भी भारत के संविधान की आलोचना करते हैं। वो ये कहते हैं कि भारत का संविधान उधार का संविधान है, भारत की परिस्थितियों के साथ मेल नहीं खाता है। और ये उस समय भी काफ़ी आलोचना हुई थी कि ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा नहीं। इन्होंने अलग अलग लोगों से हाथों से कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लेकर के संविधान बना तो दिया, लेकिन इन्होंने अपने आप से नहीं बनाया, और ये ज़्यादा टिकने वाला नहीं है, जल्दी टूट जाएगा। लेकिन यही उनकी बड़ी भूल हो गई। यहाँ तक कि संविधान सभा में भी बहुत सारे लोग थे, जैसे लक्ष्मी नारायण साहू, इनके ही बयान से पता चल जाता है कि संविधान सभा में भी बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये संविधान जो है भारतीय परिस्थितियों के अनुसार नहीं बनाया गया, ये अन्य ही तरीके से बनाया गया जो भारत को प्रदर्शित नहीं करता, और जल्दी ही ये टूट जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया, वो जरूर हमने बाहरी स्रोतों से लिया, लेकिन उसको हमने इंडिया की परिस्थितियों के अनुसार मॉडिफाई करते हुए, बदलते हुए उन चीज़ों को अपनाया, और उसमें हमने एक आर्टिकल डाल दिया, आर्टिकल 368 संविधान का संशोधन। और हमने ये प्रावधान कर दिया कि भारत के संविधान में अगर जरूरत पड़े कभी बदलाव करने की, तो वो बदलाव किया जा सके भविष्य में। और उसी बदलाव के कारण ही आप देखोगे कि हमारा संविधान आज तक नहीं टूटा है, आज तक बना हुआ है। जो भी चीज़ें जरूरी थी उनको और जोड़ता चले गए। जैसे शिक्षा के अधिकार को हमने जोड़ा 86वें संविधान संशोधन से, जैसे हमने पंचायती राज को जोड़ा 73वें संविधान संशोधन से। ऐसे कुछ चीज़ें जो जरूरी नहीं थी उनको हटा दिया गया। जैसे हमने 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया। तो ये सारी की सारी चीज़ें संविधान संशोधन के माध्यम से ही हो पाई, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की पावर ही थी जिसने हमारे संविधान को जीवंत बनाया। अब आपसे प्रारंभिक परीक्षा में एक सवाल यहां से भी बन सकता है, बड़े ध्यान से सुनना। आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि निम्नांकित, सीधा एक वन लाइनर सवाल पूछता हूं कि निम्नांकित में से कौन भारत के संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाता है? और आपके सामने विकल्प रहेगा, ए संविधान का भाग 4, बी मौलिक अधिकार, सी अनुच्छेद 368, और डी संविधान की प्रस्तावना। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में सब लोग लिख करके देंगे। और अगर आपने क्लास देखी है, समझी अच्छे से, तो आप सब लोग अच्छे से आंसर दे पाएंगे। सीधा सा आंसर है अनुच्छेद 368, सी इसका आंसर है। अब अगर मान लेते हैं अनुच्छेद 368 दिया ही नहीं गया और उसकी जगह दे दिया गया संविधान का मूल ढांचा, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, तो आपका आंसर संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत पर लगेगा, उसके ऊपर टिक रहेगा। वो भी संविधान को जीवित दस्तावेज बनाता है। अब आप में से बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि सर क्या होगा अगर अनुच्छेद 368 और संविधान का मूल ढांचा दोनों एक साथ दिया गया हो? दोनों ही सही हैं, तो आपको नीचे विकल्प दूसरे मिलेंगे। विकल्प मिलेगा ए और बी सही, बी और सी सही, सी और डी सही, उसमें से छांटना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 368 और संविधान का मूल ढांचा ये इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और 368 भी मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, ये भी आप देख लेना है, ठीक है। तो अब संविधान एक जीवंत दस्तावेज, उसको एक जिस्ट के रूप में आप समझ सकते हैं,
पुरानी सारी क्लासेज अगर आपने देखी है, और यहाँ पर तो एक कंक्लूजन के उस पर आते हैं, जिस्ट के रूप में आते हैं। क्या मतलब हुआ, हमने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज माना है। लगभग एक जीवित प्राणी की तरह यह दस्तावेज समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है, जीवंत प्राणी की तरह ही अनुभव से सीखता है, ठीक है। और समाज में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी हमारा संविधान अपनी गतिशीलता, व्याख्याओं के खुलेपन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता की विशेषताओं के कारण प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है। यही लोकतांत्रिक संविधान का असली मानदंड है, ठीक है। यानी कि सेम जीवन संविधान की वो जिस्ट बताइए, सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, मैं बस आपके लिए रीड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त बोलते हैं सर आप पढ़ते नहीं है, रीड आउट नहीं करते, डायरेक्ट समझाते हैं। ये सारी चीजें समझा चुके हैं, इनका अब यहाँ पर वही जिस्ट है, यही चीज बता रहे हैं कि हमारा संविधान एक इंसान की तरह, जीवित प्राणी की तरह जीवित है, क्योंकि समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। जैसे हम इंसान हैं, जीवित प्राणी, समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं ना। ठंड आता है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी आती है तो हम टी शर्ट में आ जाते हैं, निक्कर पहन करके घूमते हैं। इसी तरीके से चीज़ों में, खाने में भी बदलाव करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर संविधान के बारे में भी है, वो भी समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, समाज की आकांक्षाओं के अनुसार बदलता रहता है। समाज में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी के अनुसार संविधान में बदलाव हो जाता है। तो इसीलिए संविधान जो है वो एक जीवित प्राणी की तरह है। लोकतंत्र में व्यवहारिकताएं तथा विचार समय समय पर विकसित होते रहते हैं और समाज में इसके अनुसार प्रयोग चलते रहते हैं। कोई भी संविधान जो प्रजातंत्र को समर्थ बनाता हो और नए प्रयोगों के विकास का रास्ता खोलता हो, वह केवल टिकाऊ ही नहीं होता बल्कि अपने नागरिकों के बीच सम्मान का पात्र भी होता है। महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या संविधान खुद का और लोकतंत्र का संरक्षण करने में सक्षम है। पिछले 55 वर्ष, ये बुक क्योंकि पुरानी हो गई है तो इसमें 55 वर्ष लिखा है, इसको काट कर देना है आप, ठीक है। इसको 55 वर्ष की बजाय आपको 71 वर्ष कर लेना है, 70 वर्ष, 71। पिछले 71 वर्षों के दौरान देश की राजनीति तथा संवैधानिक विकास के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियां पैदा हुई और इस अध्याय में हम उनमें से कुछ परिस्थितियों का उल्लेख कर चुके हैं, है ना। तो यही सो एंड सो बातें बताई गई है, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप छोड़ देना है, सब उसी चीज़ का रिपीटेशन है बस, ठीक है। कि प्रजातंत्र का अर्थ क्या है, विकासशील संस्थाओं से है और उनके माध्यम से ही वह कार्य करता है, ठीक है। और राजनीतिक संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर के चलना चाहिए। सिंपल सी चीज़ इसमें बताई गई है। यानी कि संविधान, लोकतंत्र में न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका को मिलजुल करके एक साथ समन्वय के साथ काम करना है, ना कि अलग होकर के एक दूसरे के साथ विरोध करते हुए। और इसीलिए संविधान का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि संविधान ने सभी को अपनी अपनी शक्तियां, सीमाएं, दायरे उनके दिए हैं, उनका रोल दिया है। और संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत ने इन सभी को और अधिक मजबूती से और अधिक परिपक्वता से, मैच्योरिटी से आगे बढ़ करके काम करने का अवसर प्रदान किया है। और लोकतंत्र वही है जिसमें सभी लोग मिलजुल करके अच्छे से लोगों के जन कल्याण के लिए कार्य करें, ना कि आपस में टकराव की परिस्थितियां उत्पन्न रखें। तो मूल ढांचे के सिद्धांत जो है भारत के संविधान को, और अनुच्छेद 368 जो कि संविधान में संशोधन की बात करता है, उस संविधान को एक जीवित दस्तावेज बना करके रखता है। और संविधान का जीवित दस्तावेज होने के कारण ही आज हम इतने अच्छे माहौल में और इतनी अच्छी तरीके से जीवन यापन कर पा रहे हैं, इतने अधिकारों का उपभोग कर पा रहे हैं, इतने सारे राइट्स जो आपके पास हैं वो संविधान के जीवंत होने के कारण ही है। समय और परिस्थितियों के साथ साथ इसमें आते गए, कुछ गैर जरूरी चीज़ों को हटाते चले गए। तो यहाँ से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो एक सीधा सा प्रश्न, एक मेंस का प्रश्न यहाँ पर भी बन सकता है आपसे। और मेंस का क्वेश्चन बनेगा आपसे कि भारत के संविधान को एक जीवित दस्तावेज क्यों कहा जाता है। न्यायपालिका के विशेष संदर्भ में इस कथन पर आलोचनात्मक लेख लिखिए। एक सवाल यह बन सकता है, एक सीधा सीधा भी सवाल बन सकता है, भारत का संविधान जीवंत दस्तावेज होने के कारण विश्व के सबसे सफल संविधानों में से एक प्रतीत होता है। इसकी सफलता के पीछे के प्रमुख तथ्यों के ऊपर या प्रमुख
मुद्दों पर चर्चा विचर्चा कीजिए। ये सवाल वही है, उत्तर सारे अगर आप क्लास में थे, जीवित थे, जिंदा थे और आपने पुरानी सारी क्लासेस देखी हैं हमारी, तो आपसे बेहतर उत्तर कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि सबका आंसर फॉर्मेटिंग में ऑलरेडी करवा चुका हूं हर क्लास में। मैं बस आपके लिए बेसिकली सवाल बता रहा हूं कि मेंस में सवाल आपसे किस तरीके से आ सकता है, और फॉर्मेटिंग में आपको बता ही चुका हूं, उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। क्लास में अगर जिंदा रहोगे, जीवित रहोगे, तो आप बिल्कुल अच्छे से आंसर दे पाओगे। वो अलग बात है कि अगर क्लास में जीवित रहने की बजाय आप प्रेम प्रसंग में पड़े हैं या कुछ और ही अलग तरीके के ख्याली फुलावों में हैं, तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ नहीं करो, वो करो, लेकिन क्लास के बाहर। क्लास में सिर्फ क्लास पर थोड़ा फोकस करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा, समझ में भी आएगा, हमें भी लगेगा कि हाँ हम भी ने भी आपको समझाया और आपने भी कुछ समझा, आपको कुछ नया ज्ञान मिला, तो हम भी अपने आप को सफल मानते हैं, है ना। तो क्लास में ध्यान दे के रखना है, पढ़ना है, ईमानदारी से मेहनत करना है, जोश के साथ। हाउस द जोश, कैसा है भाई जोश? ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, जोश जोश बनाए रखना चाहिए। कई दोस्त बोलेंगे सर आप भी तो अलग अलग स्टाइल, तो स्टाइल करना अलग चीज़ है ना। कई बार हमारी अलग अलग स्टाइल देख लेते हैं आप, कभी यहाँ पर बैंड बांध करके, बैंडाना बांध करके, कभी कैप पहन करके, कभी लंबे बाल पर पीछे चोटी बना करके, कभी छोटे बाल फौजी कट वाले, और कभी लंबे बाल में हेयर बैंड लगा करके। तो वो अपना जीवन जीने का तरीका परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। जैसे संविधान बदलता है, ऐसे हम भी बदलते हैं। ठंड आई, लंबे बाल कर लिए, चोटी भी बना ली, नहीं संभले तो चोटी बना ली, ठीक है। चोटी से बोर हो गए तो हेयर बैंड टाइप से लगा करके पीछे कर ली, ज़्यादा ठंड लगी तो कैप पहन ली, बैंडाना लगा लिया। जब गर्मी आई तो बिल्कुल छोटे बाल कटा लिए, फौजी कटिंग करा ली। परिस्थिति के अनुसार बदले, ऐसे ही संविधान भी बदलता है इंसानों की तरह, और बदलाव जरूरी है, क्योंकि बदलाव के साथ साथ अगर सही बदलाव है तो देखने में भी सही लगता है ना। हमारे भी अलग अलग लुक देखने को मिल जाते हैं आपको, कि हाँ भैया इस लुक में कैसे, उस लुक में कैसे ना। हमारे भी खुद की इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं कि चलो भाई वैसे ना कर पाए तो कम से कम अपने लिए ही अलग अलग वो कर लें। तो संविधान भी ऐसे करता है, लोगों की इच्छाओं के अनुसार वो उसमें बदलाव आते हैं, और उस बदलाव के साथ साथ लोगों के अधिकारों का दायरा विस्तृत होता चला जाता है। इस 9th चैप्टर का सारा जिस्ट यही था कि संविधान जीवित प्राणी की तरह एक जीवित दस्तावेज है, समय परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है, उसमें चेंज कर दिया जा सकता है, अपने आप से नहीं होता है, बल्कि कुछ अलग अलग फैक्टर्स जो भूमिका निभाते हैं, जैसे न्यायपालिका और संसद, और उसके साथ साथ कुछ जरूरी चीजें जो हैं, जो बहुत बुनियादी जरूरत की चीजें हैं, उनको छेड़ा नहीं जा सकता, वो वैसे के वैसे रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप सभी लोग अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना है। अनअकैडमी का कोर्स जब भी लें तो ये रेफरल कोड है LYLIVE, आपके दोस्त ललित यादव का रेफरल कोड है, हमारा रेफरल कोड है, इसको बेझिझक अप्लाई कर देना है, भूलना नहीं है। जब भी कोर्स लेंगे तो LY लाइव कोड से लेंगे, तो हमारे अंदर भी यहीं से ही मोटिवेशन आता है कि चलो हमें भी लोग पसंद कर रहे हैं, दोस्त लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एक ही कोड से आपको सबकी क्लास मिलने वाली है, सभी टीचर्स की क्लास मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि केवल हमारी ही, जितने भी टीचर अनअकैडमी पर पढ़ा रहे सबकी क्लास मिलेगी, सबके नोट्स मिलेंगे, सभी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकता हूँ, और मैं करता भी हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स का, हमारा ग्रुप है अलग से। तो आप जब सब्सक्रिप्शन ले लें इस कोड के साथ, तो हमें उसकी स्क्रीनशॉट भेज देना। मेरा टेलीग्राम चैनल है ललित यादव की पाठशाला, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से हमारे मैनेजर की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, फिर वो आपको मेरे पर्सनल डिटेल भी दे देंगे। रेफरल कोड है LYLIVE, इसी से लेना है। ये 3 ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पर, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल। GS का एक बहुत बड़ा एरिया इससे कवर हो जाता है। स्पेशल क्लासेस में मैंने M लक्ष्मीकांत कराया है, और इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें और भी बता देता हूँ कि बहुत ही मेगा मैराथन क्लासेस आ रही हैं, बहुत मज़ेदार ओसम क्लासेस, 30-30 घंटे की, 25-25, 27-27, 28-28 घंटे की, कई सारी मेगा मैराथन क्लासेस जो है आ चुकी हैं और कई आने वाली हैं, वो आप ज़रूर देख लेना, जिसमें मैं पूरी NCERT भी कवर करवा रहा हूँ। एक मेगा मैराथन में छठी से लेकर 10वीं तक की NCERT कवर करा दी है सारी 30 घंटे में। 11th क्लास के लिए भी आप देखोगे तो 2 मेगा मैराथन आएंगी 30-30 घंटे की, जिसमें पूरी 11th क्लास कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 11th क्लास ही है पॉलिटी में, और यही NCERT है सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसको हमने बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल से, बहुत लंबा पढ़ाया है, तो थोड़ी लंबी है, तो 2 मैराथन आएंगे इसकी।
आंतरिक सुरक्षा आपदा प्रबंधन की 30 घंटे की करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड मैराथन आ चुकी है, जरूर देख लेना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की आने वाली है, या हो सकता है जब वीडियो देखो तब तक आ भी चुकी होगी। और एम लक्ष्मीकांत की मैराथन्स भी आने वाली है। तो सभी मैराथन आपको देखने को मिलेंगी 30-30 घंटे या 27-28 घंटे। मजे से देखना, अच्छे से पूरे सब कुछ बहुत डिटेल से समझाया, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेकिन जब कोर्स ज्वाइन करें तो हमारी मेहनत को भी ध्यान रखना, इस कोड को नहीं भूलना है, LYLIV। कोड क्या लगाएंगे? LY लाइव, LYLIV। जब भी कोई भी कोर्स ज्वाइन करें अनअकैडमी पर LY लाइव ही अप्लाई करिए। चलिए, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF मैंने वहां पर डाले हुए हैं, सारे PDF मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। क्या नाम है? अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। और उस टेलीग्राम चैनल पर ही हमारे मैनेजर की और हमारी सबकी डिटेल मिल जाएगी, तो आप कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कॉल पर भी कर पाएंगे। तो चलिए, आप ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत कीजिए। अभी और भी क्लासेस आने वाली हैं, नॉन स्टॉप आती जाएंगी, उनको देखिए, आगे बढ़िए, मोटिवेटेड रहिए, लाइफ में पॉजिटिव रहिए, ठीक है, सकारात्मक रहिए। मैं आपके साथ हमेशा हूँ। और LY लाइव रेफरल कोड लेंगे तो मैं आपका पर्सनल कोच के रूप में भी आपके साथ हूँ, मेंटर के रूप में भी आपके साथ रहूँगा, किसी भी चीज़ में आपको परेशान नहीं होने देंगे। चलिए, तो आप सभी को बेस्ट विशेस, आप सबको वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।